न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा, बदल पाया न कल जिसका न उसका आज बदलेगा। ये किस्सा ताज महल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। जी जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं हमारे साथ डॉक्टर आलोक बेजान। ये एक राष्ट्रीय कवि हैं और आज हम इनसे खास शख्सियत में चर्चा करेंगे इनके पर्सनल जीवन की, और एक कवि होने के नाते इनका जो सफ़र रहा है उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर आलोक बेजान हमारे साथ हैं। आप बुलंदशहर के नामी कवि हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में आपने जाकर कविता के माध्यम से अपने व्यंग के कवि हैं आप, और अपने व्यंग से देश के लोगों को अपनी तरफ खींचा है। और जानते हैं बेजान साहब से। जी बेजान साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? राकेश जी मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप पधारे जी 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 कुटिया पर। तो डॉक्टर साहब, आपका जो ये नाम है, पहले मैं नाम पर ही बात करता हूँ, डॉक्टर आलोक बेजान। जनरली तो लोग जान की बात करते हैं, आपका ये टाइटल बेजान ये कैसे पड़ा? एक्चुअल में ऐसा हुआ कि जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं एक बार एक हाथरस कवि सम्मेलन में गया जी, और मैं आलोक सक्सेना के नाम से ही लिखता था। अब मेरी हाइट तो 6.25 फीट है, आप देख ही रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और मेरा वेट बहुत कम था उस समय पर, करीब 42-45 किलो मेरा वेट था, बहुत पतला था मैं जी। तो वो खुले में कार्यक्रम था, ओपन था वो कार्यक्रम। तो वहाँ के एक बड़े नामी एक कवि रहे हैं निर्भय हाथरसी जी। तो वो मेले का कार्यक्रम था। अचानक वहाँ पर आंधी आई तो उन्होंने मजा किया, बहुत परिहास में उन्होंने कहा कि बेटे इस माइक को पकड़े रहना, नहीं तो उड़ जाओगे। अच्छा। तुम जानवान तुम में कम है, तुम बेजान हो। खैर वो सहज बात थी। वो कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो जब हम लोग बैठे तो, बल्कि वो कार्यक्रम वहाँ से फिर स्थानांतरित किया गया दूसरी जगह, फिर वहाँ कार्यक्रम हुआ जी। तो जब हम बैठे तो एक सज्जन ने कहा कि भाई निर्भय जी ने आपका आज नामकरण कर दिया है। तो निर्भय जी नो डाउट के बड़े रचनाकार थे, मेरे पसंदीदा भी थे उस समय पर जी। तो उन्होंने कहा कि भाई आज से आलोक सक्सेना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं नाम तो ऐसा कुछ नहीं, व्यक्ति काम से पहचाना जाता है। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई कितना अच्छा कवि अगर उसका नाम खचेड़ू सिंह होगा तो उसको वो लोग बहुत सहज नहीं लेंगे जी। तो मैंने कहा चलिए। तो बोले आज से आपका नाम आलोक बेजान हम कर देते हैं। आलोक बेजान आपका फिर वहाँ से ये टाइटल स्टार्ट से फिर मुझे भी कुछ अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ विरोधाभासी भी होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तभी जिज्ञासा होती है ना उस चीज़ को जानने की जी। काका हाथरसी भी एक हाथरस के बड़े कवि हुए, वो भी काका हाथरसी जी भी। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इन दोनों लोगों के मैंने दर्शन किए। अच्छा। और काका जी ने तो जब मैंने आरंभ किया था तो काका जी ने जाना लगभग बंद कर दिया था अपनी वृद्धावस्था के चलते और कुछ शारीरिक दिक्कतों के चलते, लेकिन निर्भय जी लगातार जाते रहे। निर्भय जी से मेरा बहुत सारे मंचों पर मेरा उनका मुझे उनका आशीर्वाद मिला। तो आलोक साहब, आप का जन्म बुलंदशहर में हुआ या कैसे आपका मतलब? नहीं, मैं बस जहाँ पर आप बैठे हैं इसी घर में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर ही मेरा पालन पोषण। मेरे एजुकेशन आपकी कहाँ रही? मेरे स्कूलिंग के बाद में मैंने यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है बुलंदशहर में, यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई की जी। उसके बाद में मैं खुर्जा NREC में चला गया। अच्छा। वहाँ से मैंने MA की शिक्षा ली। ओके। NRC से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की वहाँ? जी जी जी। तो उसके बाद फिर
उसके बाद फिर ये लगा कि अब कुछ भरण पोषण के लिए सोचना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड में मेरा चयन हो गया और मैं वहाँ पर सुपरवाइज़र के तौर पर मैंने वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड में आप सुपरवाइज़र के पद पर मैं उसमें था, वहाँ हो गए। अच्छा जी। तो कितना टाइम आपने वहाँ जॉब की? मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं कर पाया, करीब 2-2.5 वर्ष मैंने ही वहाँ पर ये जॉब की, लेकिन एकदम से वो चूँकि पारिवारिक परिस्थिति मेरे हमारे प्रतिकूल हो गई थी, तो मुझे वहाँ से फिर छोड़कर बुलंदशहर आना पड़ा। तो ये आलोक बेजान एमए करके और जल बोर्ड में सुपरवाइज़र, तो ये जो कवि वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले से ही था या क्या, ये कब स्टार्ट हुआ? वो आरंभ से ही था। आरंभ से इसलिए था कि जो सामान्य रूप से जैसे कुछ बच्चों के शौक होते हैं जी, वो कोई शौक मेरे साथ नहीं रहे। मैं जैसे पतंग उड़ाना है बच्चों का शौक है, ये इधर उधर अपना खेल कूद में रहा। क्रिकेट से तो मेरा बहुत लगाव रहा। अच्छा, क्रिकेट में बहुत खेला क्रिकेट सिखाया भी मैंने बच्चों को, तो वो तो एक अलग एक एपिसोड रहा। लेकिन मेरा जैसे दोस्ती में घूमना होता है, मेरे दोस्त बहुत कम रहे जी। बस मेरा पठन पाठन में ज़्यादा समय जाता था, मतलब रुचि जो है पढ़ने में ज़्यादा थी। हाँ, तो मेरे फादर की रुचि भी यही थी। ओके। वो भी उनके भी बहुत कम दोस्त थे। फादर भी आपके जॉब में ही थे? मेरे फादर अकाउंटेंट थे एजुकेशन में। तो वो वहाँ से फिर मुझे वो जी, मैं स्कूलिंग थी मेरी 6th-7th में था मैं, जब से ही मेरे को पढ़ने का बड़ा, तभी से आपको शौक लग गया था? हाँ, मैं जिस समय पर 8th में था या 9th में मैंने आया होऊंगा, तभी से मैंने यहाँ के स्थानीय गोष्ठियों में जाना शुरू कर दिया था। अच्छा। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बस सब चलता रहा सिलसिला। इतनी कम उम्र में आप गोष्ठियों में जाने लगे, तो परिवार वालों का कैसा आपके प्रति उनका? नहीं, फादर देखिए, जो कोई भी पिता होगा वो ये तो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़कर इन सब चीज़ों में लग जाए। पहली बात तो यही होती है, फादर मदर यही चाहते हैं कि उसकी एजुकेशन अच्छी रहे, उसकी फिर एक दिशा तय करे परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए भी जी। पर मेरा इतना ज़्यादा रुझान था, हालांकि प्रतिवाद करते थे मेरे पिता, और लेकिन मेरी जो दोनों बहनें हैं जी, मेरी मदर का भी बड़ा सहयोग रहा। वो भी बहुत विदुषी महिला थी, दुर्भाग्य से नहीं है इस दुनिया में। और मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं, मेरी तो बहुत छोटी हैं, मैंने गोद खिलाया। उसमें एक डॉक्टर मीनू मीनाक्षी हैं, वो खुद बड़ी समर्थ रचनाकार हैं जी। और उनसे छोटी हैं डॉक्टर नीता सक्सेना, वो मेरठ में प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। तो उन दोनों का बड़ा सहयोग रहा। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। हमसे बड़े एक भाई हैं और एक बहन है। तो भाई का हमारे परिवार से कोई संबंध अधिक समय तक नहीं चल पाया जी। वो बड़े हैं आपसे? हमसे बड़े हैं, 4-5 साल बड़े हैं। सिस्टर्स आपसे छोटी हैं? हाँ। तो ये सब रहा, धीरे धीरे वो सब चीज़ चलती रही। तो आप जब पढ़ते थे तो आपका किस कवि या किस लेखक के प्रति ज़्यादा आपका रुझान रहा, मतलब किसने आपको आकर्षित किया? मैं जब आरंभ से ही मैंने लिखने का सोचा जी, तो दुष्यंत कुमार जी सबसे मेरे प्रिय कवि जब भी थे और आज भी हैं। तो उन्हीं से आप प्रभावित हुए? हाँ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो आंदोलन के कवि थे जी। और जिसको हम जनवाद कहते हैं, या आप समझिए कि जन की पीड़ा का एक गायक होता है कवि, तो वो सारी चीज़ें उनमें थी। या व्यवस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाना हो जी, या आवाज़ उठानी हो, तो मैं शुरू से ही वो मुखर में वो रहा जी। तो मैं इसलिए उनसे बड़ा प्रेरित रहा। तो दुष्यंत जी ने ही आपको प्रभावित किया? बहुत ज़्यादा। तो उनकी पुस्तक यहाँ नहीं मिली मेरे को, तो मैं पुस्तक को तलाश के लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली हिंदी बुक सेंटर पर। फिर मुझे वहाँ पर पुस्तक मिली, वहाँ से लेकर आया मैं, और मैंने कई बार उसको पढ़ा। तो आप का जो कंटेंट है वो व्यंग पर है? व्यंग कह लीजिए उसको, या एक ऐसा कह लीजिए कि एक दर्पण दिखाना है किसी भी व्यवस्था के लिए जी। क्योंकि ये माना जाता है कि कवि जो होता है वो व्यवस्था का स्थायी विपक्ष होता है जी। बिल्कुल, और वो व्यंगता के थ्रू ही समाज के अंदर आते हैं। और उद्देश्य उसका यही होता है कि जहाँ कहीं भी व्यवस्था में या राजनीति कहिए, उसको कुछ भी कहिए, तो उसको समय समय पर दर्पण दिखाए
जी जी जी। इस सिलसिले में मुझे एक बात ये एक याद आती है कि एक बार नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक में भी शायद इस बात का जिक्र किया था जी कि वो किसी कार्यक्रम में गए तो वो सीढ़ियाँ जैसे चढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बड़े शायर थे जी फिराक गोरखपुरी, तो वो पीछे थे, नेहरू जी आगे थे, तो अचानक नेहरू जी लड़खड़ाए तो उन्होंने थाम लिया उनको पीछे से, वो जीने पर चढ़ रहे थे। जी जी जी। तो नेहरू जी ने बाद में ये कहा, अब ये चीज़ें सुनी गई हैं, मैं सत्यता से तो वाकिफ नहीं हूँ कि भाई फिराक साहब आप अच्छा हुआ कि आपने मुझे पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ये हमारा धर्म है, कवि का धर्म है कि जब जब सत्ता या सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीश लड़खड़ाएं तो एक कवि को चाहिए कि उनको थामे, जी जी बिल्कुल, गिरने से बचाए उन्हें। तो ये कुछ संस्मरण होते हैं कि जो हमें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप तो देश के कोने कोने में अपने कवि, हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ जहाँ हिंदी समझी और बोली जाती है जी, हैदराबाद है, विजयवाड़ा है, तमिलनाडु में भी कुछ जगह हैं, या महाराष्ट्र में है, असम में, बंगाल है। तो आपको लगभग कितना टाइम हो गया इस कवि सम्मेलन करते हुए? लगभग मैं करीब 3 दशक मेरे हो गए। 3 दशक आपको हो गए? हाँ हाँ। तो मैन कवि कौन, किन किन के साथ आपने जो है ये साझा किया है? ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके साथ मैंने मंच साझा न किया हो, चाहे वो हरियम पमाड़ जी हों, चाहे वो नीरज जी हों, या कुंवर बेचैन हो, राम रिकमानर हों, हुल्लड़ मुरादाबादी हों, काका जी हों, निर्भय जी हों, कोई ऐसा बड़ा सुरेन जी हों, कोई ऐसा, सभी मतलब बड़े कवियों के साथ आपने कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है साझा किए हैं। मुझे सभी का बड़ा आशीर्वाद मिला और वो लोग कहते भी थे कि तुम जिस छोटी एज में बड़ी बातें कह देते हो। तो वो सब आपके सीनियर जिनके नाम आप ले रहे हो पुराने कवि हैं। जी जी जी। आपके टाइम के कवि कौन कौन आपके साथ रहे हैं जो आपके? मेरे कुमार से मेरा बड़ा अपना तो रहा। आज कुमार भाई बड़ा, कुमार विश्वास, हाँ, बड़ा ब्रांड है वो आज। कुमार है, अर्जुन है, सिसोदिया है, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो आपके एज ग्रुप के रहे हैं, जिनके साथ आपने ज़्यादा काम किया। आजकल अनिल चौबे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, राजकुमार रंजन आगरा के हैं, सोम ठाकुर जी हैं। दर्शकों, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे दर्शकों के लिए भी आप अपनी कुछ कविताएं या जो भी व्यंग का आपका कंटेंट है वो हमें सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप मैं बिल्कुल, मैंने अभी तक 3 दशक में करीब 5000 से अधिक रचनाएं मैंने लिखी हैं। अरे वेरी गुड। और जो उसमें से कुछ एक मैं आपको सुना देता हूँ। जी 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 बिल्कुल, स्वागत है। और ये पंक्तियाँ सुनिए। एक मुक्तक, एक विधा होती है हिंदी साहित्य की, जिसे उर्दू में कथा भी कहा जाता है, तो मैं उसमें कुछ कथा आपको, कुछ मुक्तक रखता हूँ। जी जी। और ये सीधे सीधे व्यंग है, इसलिए कि जब हमारी विधानसभाओं में या लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में अपराधी तत्व आ जाते हैं जी, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कवि सम्मेलन में मैं जब रहता हूँ तो एक टिप्पणी अक्सर करता हूँ, अब तो काफ़ी लोग उस टिप्पणी को करने लगे हैं जी, कि अब सही समय आ गया है कि तय हो जाना चाहिए कि दिल्ली में तिहाड़ भी है और दिल्ली में संसद भी है, तो ये तय हो जाना चाहिए कि अब किसको तिहाड़ में रहना है, किसको संसद में रहना है। जी जी। तो मैंने 4 पंक्ति इसी बात को लेकर ये कही थी कि जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, कोई धोती में रहेगा, कोई तहमद में रहेगा, जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, कोई धोती में रहेगा, कोई तहमद में रहेगा, और ये तय हुआ कि बागी तो चंबल में रहेंगे, डाकू तो कहीं का भी हो संसद में रहेगा। जी जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले की ये भी कुछ पंक्तियां हैं कि तूफ़ानों में फंसकर कश्ती ज़िंदा है, आज तलक भी मेरी हस्ती ज़िंदा है, और बचपन में मिट्टी खाई थी इसीलिए मेरे लहू में वतन परस्ती ज़िंदा है। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि एक कवि का दायित्व होता है कि वो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ देखे जी उसको वो समाज के सामने लेकर आए। नहीं बिल्कुल। बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ देखी कि उनके परिवार में उनके दायित्व बहुत अच्छे से नहीं निर्वहन हो रहे हैं, लेकिन वो
धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने माता पिता का ठीक से ध्यान रख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। माता पिता से बड़ा कौन हो सकता है? धार्मिकता का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक आपका इंटरनल मामला है। वो आप इंटरनल जितने उस चीज़ को फॉलो करेंगे उतना बाहर से करने की जरूरत नहीं, मैं समझता। हाँ, तो इसी बात को लेकर मैंने पंक्तियाँ कही थी कि झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, ये पंक्तियाँ मेरी बहुत दूर तक गई। जी जी जी। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। जी बिल्कुल। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं, और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते। अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। सही बात। तो ये दोहरा चेहरा है। और जैसे मैंने, अब आजकल के जैसे नौजवान हैं जी, भाई आप समझिए कि प्रेम एक ऐसा शाश्वत सत्य विषय है जी कि प्रेम में यदि वासना शामिल हो जाती है तो फिर वो प्रेम नहीं रहता। बिल्कुल। प्रेम तो एक स्थायी तत्व है व्यक्ति के हृदय में। प्रेम माता पिता से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। एक्चुअली मैं जहाँ तक डॉक्टर साहब समझता हूँ कि अब आज के जो परिवेश में जो युवक और युवतियाँ हैं वो आकर्षण को ही प्रेम समझने लगे हैं, जहाँ तक मेरे देखने में आया। हाँ, इसी विषय पर मैंने ये पंक्तियाँ कही थी। जी, वो जी, मैं जी। आपको राकेश जी सुनाता हूँ। ये भी काफ़ी सुनी गई जी जी और संचालन में काफ़ी पढ़ी जाती हैं जी। कि ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा। आजकल के नौजवान कैसे मोहब्बत करते हैं। ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा, बदल पाया ना कल जिसका ना उसका आज बदलेगा। ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत करनी कैसी चाहिए, जी वो भी मैंने, देखिए कवि का धर्म सिर्फ प्रश्न उठाना नहीं है, प्रश्न का समाधान देना भी होता है। जी 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 जी। आपका हाथ देखकर कोई ये तो कह सकता है आपको बुखार हो रहा है, लेकिन बुखार ठीक कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात। तो कवि का दायित्व जो है वो सिर्फ प्रश्न उठाना नहीं है, प्रश्न का समाधान क्या होगा, जी वो भी मैंने कहा कि प्रेम होना कैसा चाहिए। जी बिल्कुल। कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं। और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। वाह। प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, ये भी तो प्रेम है। हाँ बिल्कुल प्रेम। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि पेड़ ने कभी धरती का साथ छोड़ दिया हो स्वयं, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रेम है कि हम जिससे जुड़े हैं उससे जुड़े रहें। जी जी। और कुछ कहें तो मैं सुना देता हूँ आप जैसा। अभी हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर आजकल भ्रष्टाचार पर बात भी होती हैं और इससे पीड़ित भी बहुत लोग हैं। तो इसकी इसी टाइप की कोई आपकी कोई रचना हो या आपकी कोई भ्रष्टाचार पे आपने कभी कुछ? मैंने भ्रष्टाचार के, मैंने एक रचना थोड़ी लंबी हो जाती है वो। जी जी जी। मैं जब आरंभ में मैंने आया था इस क्षेत्र में जी, तो मैं मूलतः व्यंग लिखता था, और जो गद्य व्यंग की उस समय पर बड़ी एक परंपरा थी। जी जी जी। उस समय पर तो मैंने व्यंग लिखा था जी। और वो कह देते हैं आप तो मैं उसको सुना देता हूँ। जी जी जी। और जिसे राजनीति में मैं आदर्श मानता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को, मैं क्या बहुत लोग आदर्श मानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने एक गाड़ी भी ली थी, तो बैंक से लोन लेकर वो गाड़ी ली थी, फिएट कार उन्होंने खरीदी थी, और वो उनके मरने के बाद में उसको जो है उसको सरेंडर भी करना पड़ा उनको। जी जी जी। और हालांकि फिर बैंक ने उनके एक बेटे को नौकरी भी दी थी। तो मैंने एक सोचा कि भाई अगर आज के समय में अगर लाल बहादुर शास्त्री जी मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। तो एक इस विषय पर मेरी एक रचना बड़ी चर्चित हुई, पूरे देश में सुनी गई। सुना है, स्वागत। तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक दिन हम रात में सो रहे थे, मधुर मधुर सपनों में खो रहे थे, अचानक आंखों में आंसू लिए हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दिए। जी। अचानक आंखों में आंसू लिए हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हमें हुआ अपार हर्ष, तुरंत किए चरण स्पर्श,
बोले हुजूर कोई सेवा बताइए। वो बोले व्यर्थ में ही समय मत गंवाइए, हमारी आँख से ये आंसू अकारण ही नहीं बहते हैं, ज़रा ये पता लगा कर बताओ कि ईमानदार साहब कहाँ रहते हैं जी। हमारी आँख से ये आंसू अकारण ही नहीं बहते हैं, ज़रा ये पता लगा कर बताओ कि हिंदुस्तान में ईमानदार साहब कहाँ रहते हैं। अगले दिन हम ईमानदार साहब को ढूंढने जिधर जिधर गए, सब ने एक स्वर में कहा ईमानदार साहब के गुजरे हुए तो वर्षों गुजर गए। हमने कहा यार कोई तो होगा उनका पता ठिकाना, मेहरबानी करके बताना। तभी एक सज्जन बोले हम तो ईमानदार साहब को नहीं जानते, मगर हाँ हमारे पिताजी ये कहते थे ईमानदार साहब संसद के सामने एक झोंपड़ी में रहते थे। हम तो ईमानदार साहब को नहीं जानते, मगर हमारे पिताजी ये कहते थे कि ईमानदार साहब संसद के सामने एक झोंपड़ी में रहते थे। तो इतना सुनते ही हमने तुरंत किया प्रस्थान। देखा झोंपड़ी जगह था एक आलीशान मकान। जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक सभ्य पुरुष निकल कर आया, एक हाथ में ले गिलास जिन, हमसे बोला प्लीज़ कम इन। सोफे पर बैठते ही बोला फरमाइए। हमने कहा इस कोठी की जगह एक झोंपड़ी थी जिसमें ईमानदार साहब रहते थे, उनके बारे में कुछ बताइए। बोले आपने आने में बहुत देर कर दी, वो तो बरसों पहले मर गया, उसे सच्चाई नामक बीमारी थी, इसीलिए वो आत्महत्या कर गया। उसके मरने के बाद हमने उस तख्ती को उतरवाया है जिस पर भ्रष्ट सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। जी जी। उसके मरने के बाद हमने उस तख्ती को उतरवाया है, उस पर भ्रष्टमेव जयते लिखवाया है और अपनी कोठी के बाहर टंगवाया है। आजकल इस कोठी में हम रहते हैं, हमसे मिलिए हमें बेईमान साहब कहते हैं, हमसे मिलिए हमें बेईमान साहब कहते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने 3 बार बजाई ताली। अंदर से एक 6 बच्चों की टीम आई। बोले आज जिसका चारों तरफ बोलबाला है, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा घोटाला है, उससे छोटा लालच, तीसरा विश्वासघात, चौथा धार्मिक उन्माद, 5वां जातिवाद। ये मेरे 5 होनहार लाल हैं। और वो जो कोने में खड़ी है मेरी एकमात्र लाली है, इसका नाम दलाली है। वो जो कोने में खड़ी है मेरी एकमात्र लाली है, इसका नाम दलाली है। सारे दिन सोती है, रात को तैयार होती है, सारी रात सत्ता के गलियारे में घूमती है, न जाने किस किस के पहलू को चूमती है। जब सुबह लुटी पीटी घर पर आती है, हम पूछते हैं तो हमें राजनेताओं का चरित्र बताती है, पर मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। मेरी बेटी भी मेरे बेटों से कम नहीं है, और अपना तो सीधा सा सिद्धांत है, ये देश जाए भाड़ में, हम तो खद्दर की आड़ में, दोनों हाथों से कमाते हैं, बेईमान है मगर ईमानदारी के साथ बांट कर खाते हैं, बेईमान है मगर ईमानदारी के साथ बांट कर खाते हैं। डॉक्टर साहब, जब देश गुलामी की जंजीरों में था और जब देश के वो मतवाले देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, और उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस देश के लिए हम अपना पूरा जीवन और बलिदान कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उस देश की परिकल्पना कैसी होगी। क्योंकि हम लोग देश की आज़ादी के बाद जो भी पॉलिटिशियंस थे सब जनरली क्रांतिकारी ही थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही 70 का दशक आया और 70 के दशक के बाद राजनीति में जो लोग राजनीति करने वाले थे वो बदले, तो क्रांतिकारी जो पॉलिटिशियंस थे उनकी जो वर्किंग थी, उनका जो कार्य था वो देश के प्रति ही समर्पित था। लेकिन आज की टाइम की मैं बात करूं 70 के बाद की, कि अब पॉलिटिशियन देश के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि देश के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने बारे में जो है लोग ज़्यादा सोचने लगे। और राजनीति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि समाज में हम सेवा करने के लिए आते हैं, उसी भाव से राजनीति में लोग आते हैं और करते हैं। लेकिन राजनीति करते करते जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं और फिर वो बड़े बड़े आलीशान मकानों में बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, तो ये सारी चीज़ें ईमानदारी से तो आ नहीं सकती। बिल्कुल। तो जनरली उनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालाकी तो करनी होती है। उसके बाद राजनीति में कुछ क्रिमिनल आने लगे, कुछ बिजनेसमैन आने लगे, मतलब कॉरपोरेट आ गए। अब मैं एज ए जर्नलिस्ट इस चीज़ को महसूस करता हूँ
कि भाई राजनीति के अंदर जो नेता होना चाहिए, एमएलए एमपी तो है, लेकिन जो नेता होते थे, अब नेता की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है। देखिए राकेश जी, देखिए तो आप जानते हैं कि पिछले कई दशक में कोई भी क्षेत्र हो, मैं केवल राजनीति की बात नहीं करता। राजनीति एक, आप समझिए, एक सॉफ्ट टारगेट होता है सभी के लिए। तो हम सभी लोग चूंकि उससे जुड़े हुए हैं, प्रभावित होते हैं, तो उसको हम टारगेट कर लेते हैं। मैं कोई भी क्षेत्र आप देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी कुछ समय इस काम को किया है जी। आप समझिए कि पहले गुणवत्ता के आधार पर समाज ये तय करता था कि किसको क्या बनना है। जैसे उसके अंदर लीडरशिप होती थी, उसके अंदर समाज सेवा की भावना होती थी, तो लोग उसे खड़ा करते थे, समाज उसको तैयार करता था कि भाई तुम हमारे लीडर होगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो तय होता था समाज के द्वारा। अब व्यक्ति तय होता है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ, तुमको वोट देनी है। हाँ, मतलब अब ये फर्क आ गया है कि पहले लोग नेता बनाते थे, अब नेता लोग नहीं बनाते, खुद नेता बनता है। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, मैं मेरा उसी में थोड़ा सा दूर आ गया, इसी गली में, वहाँ पर एक चेयरमैन पहले रहे थे केपी सिंह जौहरी जी, एडवोकेट थे, लीडिंग एडवोकेट थे उस समय के। मैं तो उस समय मुझे ध्यान नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा हल्का सा ध्यान है। चेयरमैन थे वो। उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चेयरमैनशिप का मैं चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। जी जी। वकालत करते थे तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो चेयरमैनशिप से कुछ लेते तो थे नहीं। बिल्कुल। सेवा का ही भाव था, तो बोले तो उन्होंने उसको स्वेच्छा से छोड़ दिया। आप विश्वास कीजिए कि मेरी ये गली एक हफ्ते तक बिल्कुल बंद रही। लोग इतने आए और उनको बिल्कुल ये कह दिया कि साहब हम आपको निकलने ही देंगे घर से जब तक आप इस बात का वादा नहीं करेंगे कि आप जो है चुनाव में खड़े हो रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए, समर्पण था, मतलब हाँ कल्पना कीजिए। अब तो लोग जाने क्या क्या किस तरह के समझौते करके टिकट लाते हैं, मैं बहुत ज्यादा उसकी गहराई हाँ नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उस समय पर ये था। अच्छा, वो तो एक क्षेत्र राजनीति की बात आ गई। पत्रकारिता को देखिए, पत्रकारिता में कोई कम गिरावट नहीं आई है। बिल्कुल सही बोल। कविता है, कविता विशुद्ध रूप से आप समझिए, साहित्य कहते हैं समाज का दर्पण है, तो उसमें कितनी गिरावट आई है। आज मंच पर कविता कितनी है, और जो वास्तव में कवि हैं हम जैसे लोग, वो कितने हैं। आज परिहास को, हास्य को, दो अर्थी बातों को हमने कविता मान लिया है। हमने उसको मनोरंजन से जोड़ दिया। ये बौद्धिक विषय नहीं रहा है अब कविता। बिल्कुल बिल्कुल, कविता बौद्धिक विषय नहीं रहा है। आप ये समझिए कि जो विशुद्ध साहित्यकार, बड़े साहित्यकार होते थे, वो अखबारों से जोड़ते थे। जी, या अखबार के जो बड़े घराने होते थे उनको जोड़ते थे। और आप ये समझिए कि वो फिर उस तरह से फिर वो अखबार लीड करते थे, पूरे समाज में वो जाते थे, सब चीज़ें होती थी। आज अखबार में देखिए मैं प्रिंट मीडिया को भी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से इसलिए देखता हूँ क्योंकि प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ मिल जाता है आपको। जी जी जी, जिसको सहेज के आप रख सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीआरपी के ऊपर होती है। तो आप ये समझिए कि पहले जब हमारा एक दौर था, हमने देखा, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सीनियर हो गया, लेकिन मैंने वो देखा है। जिस समय पर गिरावट शुरू हुई तब से मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। साहित्य को या समाज के विभिन्न चीज़ों को जोड़ी हुई वो अखबार में वो सारी चीज़ें होती थी। आज क्राइम बेस्ड हैं सब चीज़ें। आज पॉलिटिक्स में वो सारी चीज़ें जो हैं उसको स्पेस मिलता है। आप कोई कवि सम्मेलन करा लीजिए, 5 लाख लगा लीजिए, 10 लाख लगा लीजिए, उसकी रिपोर्ट भी बहुत छोटी छाप देगा कोई पत्रकार, तो एक बड़ी बात होगी। और किस तरह की घटनाएं छपेंगी, वहाँ वो तमंचा लेकर बरामद हुआ, वहाँ वो ये घटना हो गई, वहाँ पे रेप हुआ, वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे धरना हुआ। हाँ, इसी तरीके की सिचुएशन। तो हमारे समाज का भी अब है क्या। मैं मंच पे रहता हूँ, मुझसे कहते हैं बहुत सारे लोग के साथ, लोगों के सुनने में गिरावट आई है। मैंने कहा नहीं, हमारे पढ़ने में देखिए जो हम परोसते हैं वो ही आगे सर। अगर आपकी पत्नी मांसाहार आपको परोसने लगे, आपको कुछ और चीज़ें परोसने लगे, तो आपको खाएंगे आप उसको। वो पौष्टिक खाना आपको परोसेगी तो आप खाएंगे। जो हम परोसते हैं मंच पर खड़े होकर, वही लोग सुनते हैं, वही लोग उसको समझते हैं। जब बेचैन साहब आपकी बेजान साहब, सॉरी बेचैन मैं बोल रहा हूँ, बेजान साहब, आपकी जो चर्चित कविता कोई ऐसी रही हो जो ज़्यादा लोगों में सुनी गई हो या पसंद किया गया हो, कुछ हमारे दर्शकों को आप
वैसे तो मैं कुछ और भी आपको सुनाता हूँ। मेरे जीवन में माँ का बड़ा रोल रहा। जी, माँ पर ही कुछ सुनाइए। माँ से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। मैं माँ तो लेकिन उससे पहले जो मैं कुछ और भी आपको सुना जी देता जी हूँ, बिल्कुल सुनाएं। क्योंकि समय अगर है तो मैं सुना हाँ, देता नहीं हूँ। बिल्कुल आप सुनाइए। जी जी। तो क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप किसी कलाकार को पैदा नहीं कर सकते। जी जी जी। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपके अंदर नैसर्गिक गुण होंगे पत्रकारिता के, तभी आप पत्रकार बने हैं। बिल्कुल, है ना। कोई कवि है तो नैसर्गिक गुण उसके अंदर होंगे ही। जेनेटिक चीजें होती हैं, उसके बिना कुछ होता नहीं। जेनेटिक स्ट्रक्चर में आती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने एक पंक्ति लिखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और लोगों ने उसको सराहा भी बहुत जी। कि जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। जी। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। हमें यूं कांच की मानिंद मत देखो हिकारत से, कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से निकलते हैं। बिल्कुल। तो किसी को आप बना नहीं सकते हैं। तो अब आजकल जैसे बड़ा एक जैसे राजनीति की आप बात करें जी, तो राजनीति में मेरा मानना ये है कि जो जितने अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है वो उतना ही बड़ा नेता हो सकता है। जी। मैंने अभी पिछले दिनों बड़ी चर्चित में पंक्तियाँ रही कि बड़ा चालाक है, अंधे को दर्पण बेच देता है। जी। बड़ा चालाक है, अंधे को दर्पण बेच देता है, बताकर राम की लकड़ी को चंदन बेच देता है। बिल्कुल। बड़ा चालाक है, अंधे को दर्पण बेच देता है, बताकर राम की लकड़ी को चंदन बेच देता है। सड़क के उस मदारी की तरह हैं ये सियासतदां, दिखाकर सांप जो लोगों को मंजन बेच देता है। तो उनके कहने में और करने में बेसिकली बहुत अंतर होता है। जी जी। और एक जो कि मैं कवि हूँ और मेरा दायित्व है कि अगर मैं अपने क्षेत्र में कहीं गिरावट देखता हूँ तो मुझे उस पर भी उंगली उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं उसको बरी नहीं कर सकता। तो मैंने इस बात पर भी मैंने कहने की कोशिश की जी जी स्वागत कि हमेशा नाज नखरे प्यार में ज़्यादा नहीं चलते। और इसका भी कारण है। जी। कारण ये कि एक बार मैं एक कवि सम्मेलन में गया, थोड़ा देर से पहुंचा। मेरी पंक्तियां वहाँ किसी नए कवि द्वारा पढ़ दी गई। अच्छा। अब उसने कहाँ सुनी क्या थी ये तो लोगों ने, अब लोग जानते थे, उन्होंने कहा भी कि भाई ये खैर वो बच्चा था, कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगा। मैंने उसको समझाया कि बेटा एक लंबा सफ़र तय करना, शॉर्ट कट नहीं होता है। सफलता कोई शॉर्टकट कभी होता ही नहीं। सफलता में शॉर्टकट नहीं होता है ना। आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। कोई भी बड़ा व्यक्ति, गावस्कर अपने ठीक है बच्चे को पिच पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। कोई बड़ा गायक अपने बेटे को माइक के सामने ले जाकर, गाना उसको ही पड़ेगा, खेलना उसको ही पड़ेगा, परफॉर्म उसको ही करना पड़ेगा। आपको अवसर तो मिल सकता है लेकिन उस अवसर को भुनाना तभी संभव है जब आपके अंदर वो सारी क्षमताएं होंगी। बिल्कुल, बिना क्षमताओं के तो कुछ नहीं होता। तो मैंने उस बात पर लिखा था कि हमेशा नाज नखरे प्यार में ज़्यादा नहीं चलते, हमेशा नाज नखरे प्यार में ज़्यादा नहीं चलते, जो खस्ता यान है मझधार में ज़्यादा नहीं चलते। हमेशा नाज नखरे प्यार में ज़्यादा नहीं चलते, जो खस्ता यान है मझधार में ज़्यादा नहीं चलते। पढ़ो मंचों पे कुछ भी बात, लेकिन याद ये रखना, जो नकली नोट हैं बाज़ार में ज़्यादा नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ और पंक्तियाँ आपको हाँ, जी बिल्कुल स्वागत। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी बात हम लोग करते हैं, कोई भी साहित्यकार हो, जी जी जी, साहित्यकार कभी मरा नहीं करता। बिल्कुल। उसका क्या कारण है? मैंने जब सोचा, आप भी जानते हैं कि जी, हम राजनेताओं की अगर कोई बात कहेंगे तो हम कहेंगे कि साहब नेहरू जी यूँ कहा करते थे, अटल जी ये कहा करते थे, इंदिरा जी ये कहा करती थी। लेकिन जब आप साहित्यकार को पढ़ते हैं, तुलसीदास ये कहते हैं, सूरदास ये कहते हैं, कबीरदास ये कहते हैं, जी जी जी,
तो हैं का मतलब ये भले ही वो सशरीर ना हो लेकिन अपने साहित्य के द्वारा वो अमर है। बिल्कुल वो तो कविता जो होती है साहित्य अमरता प्रदान करती है, उसको हम फील भी करते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो बात कही गई है या जो नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुलसीदास ये कहते थे, सूरदास ये कहते थे, बिहारी ये कहते थे, या नीरज ये कहते थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन ये, मतलब हम ये कहते हैं, और जब हम उसका भावार्थ लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं। बिल्कुल। इस पद्यांश में उसने कवि ने ये कहा है, तो अमरता प्रदान कर, इसलिए साहित्य जो लिखा जाए वो ये सोचकर लिखा जाए कि उनके ना होने पर उस व्यक्ति के वो साहित्य क्या छाप छोड़ेगा समाज के साथ, और उनकी प्रेजेंस को वहाँ स्थापित करेगा। तो वो मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि समय की तर्जुमानी कर रहा हूँ, तर्जुमानी कहते हैं, तर्जुमा कहते हैं ट्रांसलेशन करने, जी जी जी, कि समय की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं सच की सच बयानी कर रहा हूँ जी, ये जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल। समय की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं सच की सच बयानी कर रहा हूँ, ये दस्तावेज में तहरीर होंगी जो बातें मैं जुबानी कर रहा हूँ। तो ये दस्तावेज होती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और मैं आजकल के जैसे बहुत सारे मेरे प्रशंसक भी हैं, नए बच्चे भी हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे जो भी मेरे लिए मदद हो हर वक्त तैयार हूँ। व्हाट्सएप पर बहुत सारी रचनाएं वो लोग भेजते रहते हैं, मैं उन पर मेहनत करता रहता हूँ, उनको भेजता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद भी, देखिए कोई धारा कभी रुकती तो है नहीं, बिल्कुल, वो सतत प्रक्रिया है। हमसे पहले भी थे, उनसे पहले भी थे, हमारे बाद भी होंगे, उनके बाद भी होंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। माँ पर आप कुछ सुनाने वाले थे? मैं कुछ चीज़ें सुना देता हूँ आपको। चलिए मैं पहले कुछ तरन्नुम से भी मैं सुना दूंगा। जी जी, सुना है ना। कुछ कठोर बातें भी मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। जी जी, स्वागत है। तो कहा यह है कि उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में, उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में, जो थी संचित पाई पाई आ गई दालान में, उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में, जो थी संचित पाई पाई आ गई दालान में, और घर के सब कमरे बहू बेटों के हिस्से आ गए, और माँ की चारपाई आ गई दालान में। घर के सब कमरे बहू बेटों के हिस्से आ गए, और माँ की चारपाई। लेकिन माँ होती क्या है? मैं कभी कल्पना करता हूँ कि माँ जैसी कोई चीज़, ईश्वर जहाँ खुद नहीं आ सकता था तो उसने वहाँ पृथ्वी पर माँ को भेजा। एक सामान्य सी बात है, हम कहें कुछ नहीं लेकिन हम माँ हमारे बारे में सब कुछ जान लेती है। जी जी, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि माँ क्या होती है, और उससे संदर्भित एक घटना में ये है कि एक बार अपने मित्र के घर गया तो उसकी माँ ब्लाइंड थी जी, उसका नाम राज बहादुर था मेरे मित्र का। जैसे ही वो अंदर उसने प्रवेश किया, ना आवाज़ दी, ना मैं उसके साथ था, उसकी माँ ने आ गया राज बहादुर, राजे कहती थी आ गया राज। जी जी जी। माँ को कैसे पता पड़ा? पदचाप से पता पड़ गया। माँ से बड़ी कोई चीज़ मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो लिखी थी कि उसी बात को लिखा था कि इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब। दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी की हस्ती तो वो माँ है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है, और बिना देखे बिना छुए बिना बातें करे उससे अंधी माँ भी अपने बेटे को पहचान लेती है। बिल्कुल सही। तो आइए मैं कुछ तरन्नुम से उसे आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा, जो मेरे आजकल बहुत लोकप्रिय। जी जी, बिल्कुल, स्वागत है जी। दिखाना था उसे क्या क्या, मगर क्या क्या दिखाता है, दिखाना था उसे क्या क्या, मगर क्या क्या दिखाता है, सहारा जिसको देना था वो अंगूठा दिखाता है, सहारा जिसको देना था वो अंगूठा दिखाता है, जिसे कंधे बिठाकर बाप ने दुनिया दिखाई थी, जिसे कंधे बिठाकर बाप ने दुनिया दिखाई थी, बुढ़ापे में वही बेटा उसे टुकड़ा दिखाता है। ये एक विद्रूपता है हमारे समाज की। और मैं ये कहता हूँ कि जिसे आज माँ नहीं है लेकिन मेरे जीवन में माँ का बड़ा रोल है। मैं सोचता हूँ ईश्वर, अल्लाह, जो भी उसका नाम है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, अगर वो मुझसे कहेगा तो मैं उससे क्या मांगना चाहता हूँ। ये गंभीर से आप पंक्तियाँ सुनिए। ये मैं वो पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ जो बहुत लोकप्रिय मेरी। जी जी जी, बिल्कुल, स्वागत।
परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो। हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझ को वापस मेरी माँ दे दो, कहा मैंने खुदाया। और हम ये कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो माँ किस तरह से हम लोगों को पालती थी। और अक्सर एक बहुत आपने सुना होगा कि एक माँ 5 बच्चों को पाल देती है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। उस विषय पर मैंने पंक्तियाँ ये लिखी हैं कि मुझे जन्नत में दाखिल कर निवाला पाँव थी अम्मा। माँ क्या थी मेरे लिए? मुझे जन्नत में दाखिल कर निवाला पाँव थी अम्मा। अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा, अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा। वो खुद में संस्कारों की अजब सी पाठशाला थी, वो 2 कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा, वो 2 कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा। और ये पंक्तियां मैं आप जी जी स्वागत कि जब आज की पीढ़ी ये कहती है कि माता पिता से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बच्चे को, परिवार को सजाने में, संवारने में पूरा जीवन चला जाता है। माता पिता अपनी कितनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। हमें वो संस्कार क्या देने चाहिए थे, हम इस पीढ़ी को क्या नहीं दे पाए। इस विषय पर मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी, वो सुनाता हूँ कि बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। सब श्रम, जितनी स्ट्रगल है माता पिता का, सब बिसरा देती है आज की औलाद। बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। और जैसे मेरे पास माँ नहीं है तो मैं कभी सोचता हूँ, मुझे माँ की याद आती है तो मैं क्या करता हूँ, अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ ये आपके लिए। और अच्छा लग रहा है कि आप आज मेरे साथ हैं। जी जी। तो वो अंतिम 4 पंक्ति में इस पूरे क्रम की, घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ। मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ। हिफाजत से बचा कर मैंने माँ की शॉल रखी है, हिफाजत से बचा कर मैंने माँ की शॉल रखी है। कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ। और चलते चलते ये 4 पंक्ति याद आ गई हैं, इसलिए मैं सुनाता हूँ आपको। अभी पिछले दिनों कोरोना का काल चल रहा था, मैं बीच में जब ठीक हुआ तो मैं एक परिवार में गया, तो उस बच्चे ने कुछ पैसे मांगे माँ से। बच्चे मांग लेते, सी बात है। तो माँ ने मना कर दिया। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, लेकिन ये था कि भाई बच्चा बाहर जाएगा, कहीं ऐसा ना कुछ ऐसा बीमारी आ जाए घर में, तो मना कर दी, पैसे नहीं। आप राकेश जी इमेजिन कीजिए कि 4 या 5 वर्ष का बच्चा, और उसने छूटते ही माँ से ये कह दिया कि पैसे नहीं थे तो हमें पैदा क्यों किया। सब लोग हंस दिए इस बात पर, लेकिन मैं बड़े गंभीर चिंतन में आया कि
एक बच्चे की इस उम्र में ये मानसिकता हो सकती है। तो फिर मैं घर आया, मैंने ये 4 पंक्ति अंतिम सुना देता हूँ आपको कि माँ क्या होती है, हम उस माँ को महसूस करें। मुझे लगता है कि मैंने शायद इससे अच्छी पंक्तियाँ नहीं लिखी। जी नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं वो पंक्ति सुनाता हूँ कि माँ है क्या। हमारी बात भी पहुँचे जरा सी उन ज़हीनों तक, ज़हीन कहते हैं बुद्धिमान को। जी जी। हमारी बात भी पहुँचे जरा सी उन ज़हीनों तक कि फिर आने लगे हैं सांप मेरी आस्तीनों तक, कि फिर आने लगे हैं सांप मेरी आस्तीनों तक। पता चल जाएगा माँ चीज़ क्या होती है फिर तुमको, पता चल जाएगा माँ चीज़ क्या होती है फिर तुमको। कोई पत्थर ज़रा तुम पेट पर बांधो महीनों तक, कोई पत्थर ज़रा तुम पेट पर बांधो महीनों तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब, आज के जो परिवेश में, खैर आप व्यंग के कवि हैं, तो कुछ प्रेम पर आपने कोई स्पेसिफिक कविता लिखी है? लिखा मैंने प्रेम पर। वैसे तो मेरे जीवन में प्रेम का कोई बहुत ज़्यादा रोल रहा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने, चलिए 2 मैं आपको सुना देता हूँ। मुक्तक है कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है और प्रेम ही जीवन है। जी, अब उसको हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। जी जी। तो कैटेगराइज करने पर उसके मायने बदल जाते हैं। हाँ जी। जबकि प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है और किसी भी वो सूरत में, किसी भी कंडीशन में। तो आजकल के जो युवा हैं उनकी जो माइंड ऑफ थॉट है उसमें प्रेम की परिभाषा, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, उस तरीके की है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपके जो कविता है उसके थ्रू आप प्रेम की परिभाषा क्या मानते हैं? मैंने एक्चुअल में क्या है, देखिए कि प्रेम पर मैंने बहुत कुछ तो लिखा नहीं। जी जी। और लिखा भी था आरंभिक दिनों में, तो खैर मंच पर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। जी जी जी। तो मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में था और आगरा की बात है वो। जी जी। वहाँ बहुत सारे यूथ थे, तो वहाँ बहुत सारे प्रेम की कविताएं पढ़ी जा रही थी। जी। तो मैंने वहाँ पर ये 4 पंक्ति, उन्होंने कहा हो कि आप कुछ प्रेम पर सुनाइए, जैसे आपने अभी कहा। जी 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 जी। लिखा मैंने बहुत कुछ था, तो मैंने कहा भाई प्रेम का जो आज विकृत रूप है, मैं उस पर पंक्तियाँ सुनाता हूँ। भाई प्रेम एक उसको महसूस करने की चीज़ है। जी। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रेम आप समझिए कि हर चीज़ से दूर है। बिल्कुल, वो तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सिर्फ महसूस किया जा सकता। तो मैंने वो 4 पंक्ति मैंने पढ़ी थी कि प्यार क्या है ये हमसे पता कीजिए। आज का क्या प्रेम है जी। प्यार क्या है ये हमसे पता कीजिए। बात नफरत के दिल से जुदा कीजिए। बात नफरत के दिल से जुदा कीजिए। प्यार सबका तो परवान चढ़ता नहीं। प्यार सबका तो परवान चढ़ता नहीं। 7 सल्फास अपने रखा कीजिए। 7 सल्फास अपने, यही प्रेम है। सल्फाज की जो नौबत ये प्रेम में आती है, इसको आप किस परिदृश्य से देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूँ कि देखिए, प्रेम अगर आत्मिक है तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और प्रेम अगर शारीरिक है तो अगर हमारी शरीर की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो प्रेम दम तोड़ देता है वहाँ पर। मतलब प्रेम को लोग ना अधिकार के रूप में, प्रेम को ना लाइबिलिटी बना लेते हैं कि ये अधिकार है मेरा। अधिकार के रूप में जब कोई चीज़ होती है तो फिर वो एक टाइम में आकर लाइबिलिटी बन जाती है कि यार ये तो पता नहीं क्या होगा। जबकि प्रेम, देखिए प्रेम में जब हम है, ऐसा है राकेश जी कि जब हम प्रेम में हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोई नहीं है ना। हम अगर हम देखिए जैसे राधा कृष्ण के हैं या गोपियों के साथ आप देखिए, मीरा को देख लीजिए, मीरा को पढ़ लीजिए, तो क्या उन्होंने क्या कृष्ण को पा लिया? क्या राधा ने कृष्ण को पा लिया? क्या गोपिकाओं ने कृष्ण को पा लिया? आत्मिक प्रेम है। आत्मिक। और जब प्रेम आत्मा की
परिधि से बाहर आ जाता है तो फिर वो शरीर तक पहुंच जाता है। जी जी। फिर शरीर की ज़रूरतों तक पहुंच जाता है, फिर वासना में पहुंच जाता है, और जब वो वासना में पहुंच जाता है तो प्रेम का अंत हो जाता है। फिर उसका जो प्रारूप है वो बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी खुशी हुई कि आप व्यंग पर, राजनीति और प्रेम, माँ, इन सब पर आपने अपनी कविताओं के जरिए हमको अपनी बात कही। तो दोस्तों, आप थे हमारे साथ डॉक्टर आलोक बेजान। डॉक्टर साहब बहुत पुराने कवि हैं और लगभग 3 दशक आपको हो गए हैं। तो आज आपने देखा डॉक्टर साहब को हमारे साथ। तो दोस्तों, एक तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे दर्शक हमें देखते हैं, अगर ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगे तो भाई एक तो सब्सक्राइब आप करते रहें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि आप किस टाइप का कंटेंट हमसे चाहते हैं और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया, और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।